Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. देखिए मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड करने में, रात के लगभग 1 बज रहे हैं। तो आज धनतेरस की पूजा ऑफिस में और घर पे होने के कारण काफ़ी लेट हो गया। आई जस्ट होप कि अगले दिन सुबह आप थोड़ा लेट होगा लेकिन आप अगले दिन सुबह आज का एनालिसिस देख लेंगे। ठीक है जी। तो 10 तारीख का एनालिसिस है बट वी आर अपलोडिंग इट ऑन 11th ऑफ नवंबर। चलिए अब पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज अबाउट ग्वालियर विच इज सिटी ऑफ म्यूजिक। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हाल फिलहाल में एक न्यूज़ मैंने कवर किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को दुनिया के अलग अलग सिटीज को अलग अलग तरीके से टाइटल देती है ऑफ क्रिएटिव सिटी। जैसे मुंबई को टाइटल दिया गया है फिल्म लाइन से रिलेटेड क्रिएटिव सिटी का, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्रिएटिव सिटी का। तो इस तरीके से यूनेस्को ने दुनिया के अलग अलग इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से उनको क्रिएटिव सिटीज़ का टैग दिया हुआ है। इस साल यूनेस्को ने 55 मोर सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड किया। भारत से इसके अंदर आउट ऑफ 55 दो सिटीज थे जिनको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड किया गया। एक कोझिकोडे फ्रॉम केरला जिसको यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग मिला। दूसरा ग्वालियर फ्रॉम मध्य प्रदेश जिसको यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग मिला। तो ग्वालियर से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि ग्वालियर की म्यूजिक रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, ग्वालियर घराना के बारे में बातचीत होगी थोड़ी सी, विच बिलोंग्स टू ग्वालियर घराना बिलोंग्स टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो थोड़ा समझते हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में एंड देन वी विल कम टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड देन वी विल सी अबाउट ग्वालियर घराना। इंडियन म्यूजिक को आज के टाइम में 4 जोनर में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिकल, फोक, फ्यूजन ऑफ द बोथ एंड देन मॉडर्न म्यूजिक। देखिए क्लासिकल म्यूजिक का मतलब होता है कि उसमें जो नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स कंडीशंस होते हैं उनको गाने के, दे आर क्वाइट रिजिड। उसमें जो भी तौर तरीके हैं उसको आपको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना होगा। जबकि इसका ठीक विपरीत फोक म्यूजिक में देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी और डेविएशन एज पर योर ओन इंटरेस्ट। तो फोक म्यूजिक इज मेनली practiced for entertainment जबकि क्लासिकल म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो उसके अलावा मॉडर्न म्यूजिक ये भी आर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों का मिक्सचर है। तो फ्यूजन एंड मॉडर्न म्यूजिक बोथ ऑफ देम आर मिक्सचर ऑफ आर्ट एज वेल एज एंटरटेनमेंट। फोक म्यूजिक इज मोस्टली अराउंड एंटरटेनमेंट एंड क्लासिकल म्यूजिक इज मोस्टली अराउंड परफॉर्मिंग आर्ट। मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कि क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट एंटरटेनिंग, बट क्लासिकल म्यूजिक का मेन पर्पस है आर्ट को रिफ्लेक्ट करना। क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात की जाए तो इसकी ओरिजिन को रिलेट किया जा सकता है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो भारत के अंदर जो भी क्लासिकल म्यूजिक हैं वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से उनको उनकी ओरिजिन को ट्रेस किया जा सकता है। बट इंडिया की जो क्लासिकल म्यूजिक है ये धीरे धीरे दो ब्रॉडर सेगमेंट में डिवाइड होनी शुरू हो गई since 14th century. These two broader genre under classical music is Hindustani style and Carnatic style. हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगा, जबकि कार्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगा। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक में अरबिक, पर्सियन, अफगानी इन्फ्लुएंस देखने को मिला, जबकि कार्नाटिक म्यूजिक रिमेन्ड to a great extent free from any external influence. कार्नाटिक म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू हिंदुस्तानी म्यूजिक। मतलब उसमें जो तौर तरीके हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे गाना ही है बस। तो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक में भी कार्नाटिक म्यूजिक इज टू ग्रेट एक्सटेंट वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ बीइंग अ क्लासिकल म्यूजिक वेयर द रूल्स रेगुलेशंस आर क्वाइट रिजिड। वहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक में काफ़ी वेरिएशंस हैं और यही कारण है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर फिर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ घराना का।
क्योंकि वेरिएशन का स्कोप था तो अलग अलग तरह के जोनर या सब जोनर स्टार्ट शुरू हुए हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर भी। और फिर शुरू हुआ घराना का कॉन्सेप्ट, बनारस घराना तो ग्वालियर घराना, क्योंकि सब हिंदुस्तानी म्यूजिक ही गा रहे थे लेकिन उनका थोड़ा तौर तरीका अलग था। और घराना जो है तौर तरीके अलग होते हैं अलग अलग घराने के, डिस्पाइट सिंगिंग ब्रॉडली द सेम म्यूजिक, प्लस वो जो नए तौर तरीके या नया स्टाइल है दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू गुरु शिष्य परंपरा। तो ये ट्रेडिशन भी है गुरु शिष्य परंपरा दैट लेड टू राइज ऑफ घराना सिस्टम विच इज मोस्टली सीन इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में ही डेविएशन का स्कोप है। कर्नाटिक म्यूजिक में अब घराना के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं क्योंकि वहाँ पे डेविएशन है नहीं। कर्नाटिक म्यूजिक में वैसे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है बट मोस्टली एम्फेसिस होता है वोकल पार्ट ऑफ द म्यूजिक पे। तो इंस्ट्रूमेंट्स पे कम, वोकल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। कर्नाटिक म्यूजिक में गाने पे ज़्यादा ध्यान रहता है, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कर्नाटिक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट भी अलग होता है, वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक के अपने अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल तबला, सारंगी, सितार, संतूर, दे बिलोंग टू हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये है मोटा मोटा डिफरेंसेस इन बिटवीन द टू मेन सब जोनर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर घराना का कॉन्सेप्ट है। घराना रिफ्लेक्ट्स a particular musical style which segregates one lineage from another and the musical style being passed from one generation to another through गुरु शिष्य परंपरा। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट घराना जैसे कि आगरा घराना, उनके अपने फाउंडर हैं, बनारस घराना, भिंडी बाजार घराना, दिल्ली घराना, इंदौर घराना, सबके अपने अपने फाउंडर हैं। इंदौर घराने के फाउंडर हैं उस्ताद आमिर खान साहब। इन्हीं की बात कर रहे थे, आपने अगर मूवी देखी होगी वो हंगामा फिल्म, परेश रावल बार बार कह रहे उस्ताद आमिर खान और बाकी लोगों को लग रहा है एक्टर आमिर खान। आई वाज टॉकिंग अबाउट उस्ताद आमिर खान, द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। लेकिन इस साल के लिए क्योंकि ग्वालियर को इस साल इंक्लूड किया गया है एज सिटी ऑफ म्यूजिक, तो ग्वालियर घराना के फाउंडर्स का नाम याद रखना चाहिए आपको। उसमें भी सारे का तो आप नाम याद नहीं रख सकते, तो कम से कम उस्ताद नथु खान का नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ग्वालियर घराना। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो आपको याद रखनी है। रिसेंटली यूनेस्को इंक्लूडेड ग्वालियर as city of music and Kozhikode as city of literature under its creative city network program। क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया कर्नाटिक और हिंदुस्तानी में डिवाइड किया जा सकता है। हिंदुस्तानी के अंदर हेट्रोजेनिटी रहती है, मतलब डेविएशन के स्कोप रहते हैं। वैसे बोथ फाइंड देयर ओरिजिन इन भारत मुनीस नाट्य शास्त्र, बट फिर भी हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर थोड़ा सा डिस्टिंक्ट स्टाइल, डिफरेंट जोनर सब जोनर होता है दैट लीड्स टू राइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ घराना। ग्वालियर घराना पे आप फाउंडर का नाम नथु खान यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वो याद रखना इस साल, क्योंकि ग्वालियर इस बार सिटी ऑफ नेटवर्क में ऐड हो गया है ऑफ यूनेस्को। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है, पूरा हिंट्स भी दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को वैसे तो सीधा सीधा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो हिंट्स पढ़ के अटेम्प्ट कीजिए। कंक्लूजन भी मैंने आपको दे दिया है, एक सिंपल सा कंक्लूजन ऐसा लिखा जा सकता है दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। The next article is about 2+2 dialogue platform. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view। देखिए 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म इंडिया की इनिशिएटिव थी विथ रेस्पेक्ट टू यूएस इन 2018। 2+2 में क्या किया जाता है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दूसरे किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ जब मुलाकात करते हैं तो इसको कहा जाता है 2+2। भारत की तरफ से दो और उनके तरफ से दूसरे देशों की तरफ से दो, इन दो लोगों के बीच में 2+2 डायलॉग फोरम कहा जाता है। व्हेन इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर मीट विद देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया ने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की विथ यूएस इन 2018। बाद में इसी तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया गया विथ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रसिया। तो आज के डेट में इंडिया के 4 देशों के साथ 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म है। हर साल एक बार 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म की मीटिंग होती है।
इन चारों देशों के साथ। अभी करंट न्यूज ये है कि यूएस के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म शुरू होगा कल से। यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी इस पर्पज से इंडिया आए हैं, एंड यू कैन सी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मीटिंग विथ इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और दोनों देशों की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग प्लेटफॉर्म शुरू होगी कल से। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैसले निकल करके आएंगे वो हम आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। लेकिन अगर हम 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म का सिग्निफिकेंस देखें अभी तक, तो हमें पता चलेगा कि यूएस के साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म शुरू किया 2018 में, और उसी साल इस 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने यूएस के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है कॉमकासा। कॉमकासा से पहले इंडिया ने 2016 में एक डिफेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ था, लेमोवा। वो किसी 2+2 प्लेटफॉर्म पे नहीं था, दैट वाज एन आइसोलेटेड डिसीजन। बट 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म हमने 2018 में शुरू किया और यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया कॉमकासा। और फिर 2020 के 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म में हमने यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया बेका। और ये जो तीन एग्रीमेंट है, लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका, दे एक्ट as a watershed moment in India's डिफेंस एंगेजमेंट विथ द यूएस। ये तीनों अग्रीमेंट क्या हैं वो मैं आगे 3 स्लाइड्स में समझाऊंगा, बट ये वाटरसेड मोमेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट है। नाउ यू कैन से आफ्टर दीज 3 अग्रीमेंट्स, दैट डिफेंस अग्रीमेंट्स जो हमने यूएस के साथ साइन किए हैं, उसके बाद से India has become very close, or India has shown a very close convergence with respect to US as far as our defense cooperation is concerned. और ये जो क्लोज कन्वर्जेंस इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। चाइनाज अग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन हैज compelled US to go for proximity with India. At the same time, China's aggression on India's border has led India to show similar kind of reciprocation towards US. मतलब दोनों ही परेशान है चाइना के अग्रेशन से। यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में, खासकर एशिया पैसिफिक में, इसको जो एलाइज हैं, फिलीपीन, जापान, साउथ कोरिया, उनको हरास कर रहा है चाइना, थ्रेटन कर रहा है चाइना। इस कारण से यूएस इज ट्राइंग टू लुक फॉर एन एबल पार्टनर दैट कुड काउंटर चाइना। एट द सेम टाइम चाइना ने इंडिया के साथ कई सारे डिफेंस बॉर्डर पे टेंशंस के माहौल क्रिएट किए, स्पेशली इन 2020 द 2017 में डोकलाम इशू हुआ और 2020 में गलवान इशू हुआ। ऑल सच थिंग्स हैव लेड और प्रॉम्प्टेड बोथ दीज कंट्रीज टू गो फॉर डिफेंस कन्वर्जेंस। और फिर ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हमने साइन किए। लेमोआ 2016 में ही किया गया था। इसमें 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म का कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। लेमोआ के अंतर्गत, लेमोआ इज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट मतलब नाउ द नेवी ऑफ द 2 कंट्रीज कैन यूज ईच अदर्स पोर्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि अमेरिका के नेवी भारत के पोर्ट्स पे आए और यहाँ पे बर्थिंग फैसिलिटी मतलब रुक सकती है, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी का अवेल कर सकती है। सिमिलरली इंडियन नेवी नेवल शिप्स कुड यूज द अमेरिकन पोर्ट्स एज पोर्ट ऑफ कॉल, यानी कि वहाँ बर्थिंग फैसिलिटी और फ्यूलिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, दैट इज पोर्ट ऑफ कॉल। उसके अलावा ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ऑल सच थिंग्स could be done between the navies of the two sides, which was agreed under लेमोआ। अब लेमोआ तो 2016 में हुआ, लेकिन 2018 में साइन किया गया कॉमकासा, एंड कॉमकासा could be clearly seen as the positive outcome of 2+2 dialogue platform that was started in 2018। तो कॉमकासा के अंतर्गत अब अमेरिका के जो भी क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे, दे कुड बी डायरेक्टली यूज्ड इन इंडिया। सिमिलरली इंडिया के जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होंगे, दे कुड बी यूज्ड इन अमेरिका आल्सो। वैसे उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि इंडिया का जो भी डिफेंस रिलेटेड प्लेटफॉर्म है उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दे हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड इन सच ए मैनर कि अमेरिका के जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं, दे कैन बी डायरेक्टली फिटेड इनटू इंडियन सिस्टम। सो दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ क्लोज दीज कंट्रीज आर कमिंग एज फार एज डिफेंस कन्वर्जेंस इज कंसर्न। एंड देन 2020 में अमेरिका के साथ हमने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म में ही एग्री किया बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। जियो स्पेशियल कोऑपरेशन मतलब जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना। जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होता है स्पेस से, सैटेलाइट की मदद से
अर्थ सरफेस के डेटा निकालना कि अलग अलग जगहों पे कौन कौन सा क्रिटिकल लोकेशन है। तो सैटेलाइट की मदद से जियो मैपिंग करके अर्थ का इंफॉर्मेशन निकालने को कहा जाता है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। एंड व्हेन दी जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन आर शेयर, दैट इज बीइंग डन बिटवीन द इंडिया एंड यूएस साइड अंडर बेका एग्रीमेंट। देखिए, जैसे मैं आपको बेका का इंपॉर्टेंस बताता हूं, अब आपको समझ आएगा कि हाउ सिग्निफिकेंट दिस एग्रीमेंट इज। 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था, तो दे दैट वाज मेनली बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द इंट्रूडर्स दैट वर बीइंग सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। अब इंट्रूडर्स वर हैविंग अ वेंटेज पॉइंट, दे हैड कैप्चर्ड सम सिग्निफिकेंट लोकेशन। सर्दी के दिनों का उन्होंने फायदा उठा लिया और ऐसे लोकेशंस पे वो घुस के बैठ गए थे, छुप के बैठ गए थे जहां से उनको एडवांटेज मिल रहा था। अब अगर हमारे पास सटीक जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होता उनके पोजीशनिंग का, तो हम लोग उनको ठीक तरीके से टारगेट कर सकते थे। बट इन द अर्ली फेज वी वर नॉट हैविंग exact or precise geospatial information about the positioning of these intruders. That led to huge casualty for India in the early phase. Later on, Israel agreed to support India with some geospatial information. वैसे इजराइल के साथ ऐसी कोई अग्रीमेंट थी नहीं हमारी, but Israel agreed and it provided us some geospatial information that helped India to target these intruders in more precise manner in later phase. अब इस बेका अग्रीमेंट की मदद से now the two sides will exchange geospatial informations with each other. तो आप कह सकते हैं कि ये जो लेमोआ है जो 2016 में साइन किया गया, जिसमें पोर्ट ऑफ कॉल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा एक दूसरे के देशों के पोर्ट का, ज्वाइंट ड्रिल्स होंगे। उसके अलावा कॉमकासा 2018 में, जिसमें क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेका जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन 2020 में। तो ये दोनों तो 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म का ही आउटकम है। एंड दीज थ्री आर द फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एंड दीज थ्री प्रूव कि हाउ क्लोज इंडिया एंड यूएस आर कमिंग एज फार एज डिफेंस कन्वर्जेंस इज कंसर्न्ड। तो 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म का सिग्निफिकेंस दिखता है विथ हेल्प ऑफ दीज टू डिफेंस एग्रीमेंट्स। मौजूदा टाइम में 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान और रसिया के साथ है। The next article is about ethics committee. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. देखिए, दोनों ही जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की अपनी अपनी एथिक्स कमेटी है। दोनों को साल 2000 में बनाया गया था। प्रपोजल आया था 1996 में, बनाया गया 2000 में एथिक्स कमेटी को। Ethics committee in Lok Sabha has 15 members. These 15 members are nominated by the Speaker of Lok Sabha for a tenure of 1 year. And ethics committee member of Rajya Sabha की संख्या होती है 10. They are nominated by the chairman of Rajya Sabha again for a tenure of 1 year. एक साल में फिर इनको बदला जाता है। तो एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है? सरल भाषा में, जैसा नाम से आपको प्रतीत हो रहा है कि इफ एनी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर हाउस कमिटेड समथिंग व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल, then the ethics committee can start an inquiry against that member on recommendation of the presiding officer of that house. For example, लोकसभा का अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ ऐसा काम करता है जो उनको नहीं करना चाहिए, जो अनएथिकल सा समझ आता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रेफर द इशू टू एथिक्स कमिटी फॉर इंक्वायरी। और एथिक्स कमेटी को अगर लगता है कि इस मेंबर ने कुछ गलत किया है, देन एथिक्स कमेटी कैन मेक रिकमेंडेशन कि हाँ, हमारे हिसाब से इन्होंने गलत किया है, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए इतने दिनों के लिए। इसी तरह की सजा सुना सकता है एथिक्स कमेटी। लेकिन एथिक्स कमेटी सीधा सीधा सजा दे नहीं सकता है। होगा क्या कि एथिक्स कमेटी विल ओनली मेक रिकमेंडेशंस अबाउट एनी सस्पेंशन। फिर ये जो प्रपोजल आएगा एथिक्स कमेटी की तरफ से, उस पे होगी वोटिंग। मान लीजिए कि एथिक्स कमेटी ने कहा कि अगले पूरे सेशन के लिए इस पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड किया जाना चाहिए क्योंकि दिस मेंबर हैज कंडक्टेड सम अनएथिकल एक्टिविटी, तो सीधा सीधा वो मेंबर सस्पेंड नहीं होगा। फिर वो जो प्रपोजल है या रिकमेंडेशन एथिक्स कमेटी का, वो जाएगा लोकसभा में इफ द मैटर बिलोंग्स टू लोकसभा, एंड इट विल गो टू राज्यसभा इफ द मैटर बिलोंग्स टू राज्यसभा। और वहां पे फिर होगी वोटिंग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे, और एथिक्स कमेटी के इस प्रपोजल पे अगर मेजॉरिटी में वोटिंग आ जाती है, देन दैट मेंबर विल बी सस्पेंडेड। तो ये काम होता है एथिक्स कमेटी का। साल 2000 में बनाया गया है। दोनों का काम है, दोनों अलग अलग हाउसेज में उनका काम है कि इस बात को इंश्योर कराएं कि कोई भी मेंबर कोई अनएथिकल काम ना करे। अभी
एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के बीच का भी अंतर जरा समझ लीजिए, क्योंकि मोटा मोटा आपने ये भी सुना होगा कि प्रिविलेज कमेटी भी ऐसा काम करती है। अगर कोई मेंबर अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज करता है तो प्रिविलेज कमेटी कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट और स्टार्ट इंक्वायरी अगेंस्ट दैट मेंबर। और प्रिविलेज कमेटी का एक स्पेसिफिक डोमेन है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसका मिसयूज करता है, प्रिविलेज कमेटी के पास वो मामला जाता है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखें तो प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी मोटा मोटा एक ही काम करते हैं कि कोई मेंबर अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है जो उनको नहीं करना चाहिए, तो प्रिविलेज कमेटी एंड एथिक्स कमेटी स्टार्ट इंक्वायरी अगेंस्ट देम एंड दे मेक रिकमेंडेशन टू द हाउस अबाउट एक्शंस दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट दैट मेंबर। लेकिन प्रिविलेज कमेटी जो है वो नॉर्मली ज्यादा सीरियस मामलों में इंक्वायरी करती है, जबकि रिलेटिवली लेस सीरियस मामलों में एथिक्स कमेटी को मामला रेफर किया जाता है। उसके अलावा प्रिविलेज कमेटी किसी नॉन मेंबर के अगेंस्ट भी केस ले सकती है इंक्वायरी का। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बताया था जब प्रिविलेज मोशन कराया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि दो जर्नलिस्ट ने, तेलंगाना के जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा लिखा अबाउट सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना। तो पूरे तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कि इन जर्नलिस्ट ने तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको डिग्रेड किया है, उनके प्रिविलेजेस को वायलेट किया है, कलेक्टिव तरीके से जो उनके प्रिविलेजेस हैं उनको वायलेट किया है। तो फिर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने ज्वाइंट तरीके से उन दो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया और उनको सजा सुनाई, जिसमें उनको जेल भी भेजा गया कुछ दिनों के लिए। तो प्रिविलेज कमेटी जो है वो इस तरह की सजा भी सुना सकती है। तो मुद्दा ये है, मैं अब समराइज करता हूँ, एथिक्स कमेटी रिलेटिवली लेस सीरियस मैटर लेती है, प्रिविलेज कमेटी ज्यादा सीरियस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है। और प्रिविलेज कमेटी जो है वो मेंबर्स के अगेंस्ट भी इंक्वायरी कर सकती है, नॉन मेंबर्स के अगेंस्ट भी इंक्वायरी कर सकती है और उनको सजा सुना सकती है। प्रिविलेज कमेटी इज मोर लाइक एन एडजुडिकेटरी बॉडी और जुडिशियल बॉडी। अभी एथिक्स कमेटी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में आया है, इसलिए आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू सी, लोकसभा की एक मेंबर है टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से मेंबर है महुआ मोइत्रा जी। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने पैसा लेकर के लोकसभा में क्वेश्चन पूछा है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन पूछना जो है वो डेमोक्रेसी का, प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो लोगों के बिहाफ पे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को सवाल पूछना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये लोग पैसा ले लेकर के, मान लीजिए किसी उद्योगपति ने कोई सवाल पूछवाना है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई सवाल पूछवाना है कि ये पूछो कि ये वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब पास होगा, वो पैसा देकर के सवाल पूछवा रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल। तो ऐसा कुछ मामला सामने आया कि महुआ मोइत्रा जी के अगेंस्ट एलिगेशन है कि उन्होंने पैसा लेकर के, कैश फॉर क्वेरी का एलिगेशन है इनके ऊपर। तो फिर मामला एथिक्स कमेटी में गया है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सी हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑल्सो, इनके सस्पेंशन के सजेशंस भी आए हैं, अब उस पर वोटिंग होगी एंड ऑल, देखा जाएगा। तो यही है पूरा का पूरा मामला। ये बोर्ड वर्क है आपके नोट्स पर्पस के लिए, सो दैट आप इसको रिवाइज कर पाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट रूल्स अबाउट फायर क्रैकर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अब हर जगह सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स ही चलने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि कई सारे जगहों पे अभी भी ट्रेडिशनल पटाखे ही बेचे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। ऐसा मामला एक राजस्थान का आया। तो जब वहां से सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा कि आप क्यों ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स को अलाउ कर रहे हैं, तो वहां की लोकल अथॉरिटीज ने कहा कि सर, हमें लगा कि आपका जो 2018 वाला ऑर्डर है वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए है, क्योंकि वहीं पे तो पॉल्यूशन ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सुनो, ऐसा है कि जो हमारा 2018 वाला ऑर्डर है दैट इज नॉट जस्ट फॉर दिल्ली एनसीआर रीजन, दैट इज फॉर इंटायर इंडिया। 2018 वाला जो उनका डायरेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट का, वो सरल था कि ऐसे फायर क्रैकर्स जिसमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वैसे फायर क्रैकर्स को इस्तेमाल ना किया जाए, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाए।
तो कैसे कोई भी फायर क्रैकर खतरनाक बनता है, हार्मफुल बनता है, वो जरा समझिए। देखिए, फायर क्रैकर के अंदर होगा क्या? फ्यूल होगा बर्न होने के लिए, एंड ऑक्सीडाइजर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये दो चीजें तो नॉर्मल फ्यूल में भी होता है, केरोसिन पेट्रोल में भी होता है, बट वो आवाज तो नहीं करते, लाइट तो नहीं दिखाते, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके से तो नहीं बर्न करते। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के अलावा अलग अलग मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। दीज मेटल्स प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट to the firecrackers. For example, barium compound produce green light, strontium, lithium salts produce red. यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट। अब ये जो अलग अलग मेटल्स हैं जो अलग अलग तरीके के कलर ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, दीज मेटल्स आर मोस्ट डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल बैरियम की बात की जाए तो इससे किडनी डैमेज होता है। बैरियम अगर हम मिक्स करेंगे तो उससे ग्रीन लाइट आएगा, अच्छा लगता है देख के, लेकिन वो बैरियम जब इन्वायरमेंट में रिलीज होगा तो देन दैट मे लीड टू डैमेज टू आवर किडनी ऑल्सो। इट मे लीड टू डायरिया, इरेगुलर हार्ट बीट, एंड इवन इन सम एक्सट्रीम केसेस डेथ, पैरालिसिस एंड डेथ। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया कि ठीक है पटाखे जलाने हैं जलाइए, लेकिन ऐसे पटाखे जलाइए जिसमें ये मेटल्स का कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है थोड़ा कम ही लाइट आएगा, अलग अलग रंग कम ही दिखेगा, लेकिन कंसंट्रेशन कम होगा तो हेल्थ पे इम्पैक्ट कम होगा, डैमेज हो कम होगा, एनवायरनमेंट पे डैमेज कम होगा। ऐसे पटाखों को कहा गया ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिसमें फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, मेटल्स होते हैं, लेकिन मेटल्स की कंसंट्रेशन कम होती है। यही कारण है कि ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उनसे भी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट डैमेज तो होता ही है, पॉल्यूशन तो होता ही है, बट ग्रीन क्रैकर्स आर अबाउट 30% लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वन। Green crackers are been developed by CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and they are also damaging but less damaging as compared to traditional crackers. Green crackers को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। स्वास reduces particulate matter emission by 30 to 35%. Tar, it reduces particulate matter emission by 35 to 40%. And sulfur, it reduces the use of aluminum and other metals. तो अलग अलग तरीके के हैं स्वास, स्टार, सफल, दे हैव बीन डेवलप्ड बाय CSIR। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हेल्दी हैं ये। ग्रीन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हेल्दी है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन कम डैमेजिंग है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। अरेना इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी and tuberculosis is a bacterial disease. That's all from our side for today. Thanks for watching.